ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करें। अभी देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क दिया था। यस, क्लास वर्क एग्जाम्पल 25। इससे पहले कुछ था होमवर्क में? इससे पहले कुछ था? चलिए देखिए एग्जाम्पल 25। अभी कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ दिक्कत है या डाउट है, डू लेट मी नो। ओके, चलिए 25 में के है 10%, केडी है 5.5। ठीक है, मतलब यहां पे उन्होंने 5.5 5.3 मतलब अप्रोक्स करके राउंड ऑफ कर दिया है। आपको 5.25 आ रहा है तो लेट इट बी। ओके, और यहां पे WACC आएगा 7.7 और 8.58। दैट में बी 7.69 और समथिंग लाइक दैट। सी टू इट। ओके ओके, सो 25 बुक वैल्यू वेट्स 7.7 अप्रोक्स and 8.58 अप्रोक्स। ओके, 27 में एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेट 9.24, KE 21, so WACC 17.08। yes Hemali, correct, 17.08। if it is assumed that D1 is dividend paid, अभी जो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, सजेस्टेड आंसर में अल्टरनेटिव भी देते हैं कि अगर आपने डिविडेंड पेड हुआ पास्ट का, उसको ही D1 एज्यूम कर लिया होगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये अल्टरनेटिव आंसर कभी कभार ही देते हैं। ओके, फ्यूचर है तो D1 है, पास्ट है तो D0 है। एक ही फंडा लगाना है सभी सम में। ठीक है, नेक्स्ट 28 में भी आंसर आ रहा है आपका 11.78। देखिए चलिए, अभी यहां पे न्यू सिलेबस नवंबर 19 में एक माइनर सजेस्टेड आंसर में मुझे डाउट है। क्या डाउट है देख लीजिए, क्या डाउट है देख लीजिए। एक बात बताइए, इसमें आपका ये पैटर्न तो ठीक है, केडी 8.10 आ रहा है, वो भी ठीक है। अभी यहां पे मुझे ये बताइए, सम नंबर 28, मुझे ये डाउट है यहां पे, अगर आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही दिया है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्पेसिफिकली मेंशन बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये D1 ही है। नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको दे रहे हैं, D1 ही है। ओके, तो यहां पे तो इसको D0 एज्यूम करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे समटाइम्स पता नहीं चला, ये सजेस्टेड में यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो आप इसको डिविडेंड पेड कैसे कंसीडर कर सकते हैं और D0 कैसे कंसीडर कर सकते हैं? ये गलत है, ये गलत है। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से केडी कितना आ रहा है, चेंज कीजिए सजेस्टेड आंसर में। आई एम नॉट एग्री विद दिस सजेस्टेड आंसर। कभी कभी ऐसे में गलती वो भी कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। चलो हम अपडेट कर देते हैं। इसको बोलो के क्या है, इसका के क्या आ रहा है, और ये करेक्ट है आपका 11.78 परफेक्ट आंसर है, करेक्ट है। ओके, करेक्ट है। यस हेमाली, योर आंसर इज करेक्ट, परफेक्ट। 11.78 ही आ रहा है। ये के रिवाइज करना पड़ेगा यहां पे, ये D1 2 ही है, तो दिस इज रॉन्ग। हमारा आंसर ठीक है, अच्छा है, सही है। हाँ, यहां पे 13% आ जाएगा के। ओके, सो अपडेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, कभी कभी
सजेस्टेड में भी गलतियां होती है। यस, चलिए नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट है 35 तो जुलाई 21 का क्वेश्चन है। इसका हमारे पास सजेस्टेड आंसर नहीं है, बट आपके पास अगर आंसर आ गया हो तो बताइए। चलिए 35 का आंसर आपके पास आ गया हो तो मुझे बता दीजिए योर कॉमन आंसर। आज थोड़ा टाइम हम लेंगे होमवर्क सॉल्व करने में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे आपको। चलिए, ये जो 35 है न्यू सिलेबस जुलाई 21 में यही पूछा था आपको। ओके, हाँ अभी आप कंसिडर करो कि ये D0 है तो चलेगा। अभी आप कंसिडर करो कि ये D0 है तो चलेगा यहां पे, क्योंकि ईपीएस दिया है, डीपीएस दिया है और कुछ बताया नहीं है, तो यहां पे आप D0 कंसिडर कर सकते हैं। यस, ओके। चलिए 35 किया है नहीं किया है? आपको पैटर्न पूछा है तो मैंने आपको पैटर्न भी प्रेजेंट करके दिया था। फिर आपको पूछा है कैलकुलेट पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वेटेड एवरेज। नहीं किया है? 35 सॉल्व किया है नहीं किया है? देखिए यहां पे एडिशनल फाइनेंस कैसा आएगा, टोटल है 30 लैक्स, ठीक है। इसमें से हमें बाइफरकेट करना है डेट टू इक्विटी 1। ओके, तो यहां पे डेट आ जाएगा ₹20 लाख और इक्विटी होगी ₹10 लाख की, ठीक है। यहां पे आपको बोला है कोई रिजर्व नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। कोई रिजर्व नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, अभी डेट है उसका भी हम बाइफरकेशन करेंगे। ओके, जिसमें बाइफरकेशन होगा 5 लाख का जो डेट है उसमें आएगा 10%, 5 to 10 नेक्स्ट 5 लाख उसमें आएगा 9%, और फिर बाद का जो रिमेनिंग 10 लाख है उसमें आएगा 8%। यहां पे 10 लाख पूरा का पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगा। देखिए कितना इजी सम दिया है आपको, इवन इसमें जो रिजर्व का कंफ्यूजन है वो भी नहीं दिया है। मतलब जो रिजर्व है अगले सम ने लास्ट सम में मैंने जब आपको कैलकुलेट कराया उसमें अलग से रिजर्व दिया था। ओके, यहां पे वो भी नहीं दिया है आपको, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है इस सम में, कुछ नहीं। चलिए, तो अभी आपको क्या पूछा है, पैटर्न बता दिया हमने ए। फिर आपको क्या बोला, कैलकुलेट पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, कैलकुलेट पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। ओके, चलो एडिशनल डेट क्या है 20 लाख, तो इसका कॉस्ट कर दीजिए मुझे, कॉस्ट ऑफ डेट। तो इसको मैंने आपको बताया था आप कैसे कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल करो और वेटेड एवरेज ले लीजिए, या फिर हमारी जो फॉर्मूला है KD I 1 माइनस टैक्स NP 100, वैसे ही करेंगे। वेयर I इज नथिंग बट 5 लाख पे 10% प्लस 5 लाख पे 9% प्लस 10 लाख पे 8%। चलिए ये सारे का सारा जो है उसका सम अप कीजिए, 50,000, 45,000 एंड 80,000, राइट।
चलिए कैलसी भी मुझे लेना पड़ेगा, कुछ आंसर नहीं दे रहे। हम्म 175000 और 1 माइनस टैक्स कर दीजिए उसको। टैक्स कितना है ये आपको सोल्व करके आना था, आप मेरे से सोल्व करवा रहे हो। चलिए 175,000 इंटू 7, अरे 1,22,500 इंटरेस्ट है। ओके तो यहाँ पे 122,500 और टोटल डेट है 20 lakhs, तो उसका जो वेटेड एवरेज डेट आएगा, मतलब एवरेज एडिशनल डेट आएगा, कितना आएगा चलिए बताइए मुझे। %6.125। ठीक है चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर बी। नेक्स्ट सी। अभी सी में क्या करना है हमें, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिजर्व तो है ही नहीं कि यार कुछ करना ही नहीं है। ओके अच्छा समय, इजी है, वेरी इजी। 10 मार्क्स, पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपको इजीली आ सकते हैं कि D1 MPS प्लस G। यहाँ पे D1 क्या होगा, तो लास्ट हमने डिविडेंड पे किया 6 रुपीज, यस, उसमें हम ग्रोथ रेट ऐड करेंगे 6%। ओके तो 6.36 हो जाएगा D1। MPS आपको दिया है 120 और G है 6%, तो इसके हिसाब से 126% 6 रुपीज। चलिए क्या होगा, 6.36 120 इंटू 100 प्लस 6%, तो K कितना होगा 11.3। इज इट 11.3 आ रहा है सबको? यस चलो लास्ट में डी, लास्ट में डी। चलिए तो उसमें तो हमें क्या करना है, यहां पे आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट ही पूछा है तो डेट ही ले लेते हैं, डेट इक्विटी दो ही हो गए। यस हमें क्या करना है, हाँ वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो WACC कैलकुलेट करना है। ठीक है यहां पे है डेट और इक्विटी, डेट इक्विटी। ओके वैल्यू टर्म्स में क्या है 20 लाख और 10 लाख। ठीक है तो वेट क्या होगा 2/3 1/3। कॉस्ट कैलकुलेट किया हमने 6.125 और 11.30, तो अभी WACC दे दीजिए मुझे कितना होगा। चलिए गिव मी द WACC। %7.85%। यस परफेक्ट। काफी आसान सवाल आपको पूछा था, वेरी इजी। ओके क्लियर है? चलिए नोट डाउन करना है आपको तो कर लीजिए। फिर अभी होम असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, होमवर्क में दिए थे वो। चलिए पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, नो इश्यूज।
चलिए हो गया। नेक्स्ट, अभी होम असाइनमेंट में मैंने क्या आपको होमवर्क दिया था? होम असाइनमेंट में 5 to 10, ओके 5 to 10। चलिए 5 to 10 में देखिए आंसर्स। होम असाइनमेंट 5 to 10, तो यहां पे हमारा आंसर आ गया 7.85%। ठीक है, 5 to 10 देखिए, 5 to 10 जिस अभी क्या है, कभी कभी ये पुराने सजेस्टेड आंसर में कभी कभी ये D1 को लेके इश्यूज होता है, तो यहाँ पे मैंने अपडेटेड करके रखा है। ये भी यहाँ पे 9.2 के आएगा एंड WSCC आएगी, WSCC 9.04%। ये गलत है, 9.04 इफ यू अडॉप्ट इन सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में क्या होगा? 10.434, इसमें करेक्ट है। सिचुएशन 2 में करेक्ट है 10.434, बट सिचुएशन 1 में हम ये आंसर देखेंगे, ये वाला। ओके, क्योंकि पास्ट डिविडेंड में हमेशा हमें D0 है तो फिर D ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 6th में आई सपोज कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। यस, 18.8%, 11% KP, KD 8.4 और यहाँ पे KR आएगा 15.04। यहाँ पे रिटेन अर्निंग अलग से दिया है और वहां पे शेयर होल्डर टैक्स रेट भी दिया है, तो KR अलग से आएगा, बट KR हम अलग से कैलकुलेट करेंगे सिर्फ बुक वैल्यू वेट्स में। ओके, और इसका बुक वैल्यू वेट के हिसाब से WCC आ रहा है 14.65%। ओके, और अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू वेट्स आ रहा है 15.84। चेक कीजिए। ठीक है, एक बात देखिए, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं वो आपको प्रैक्टिस के लिए है, आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, भले ही वो सेम फिगर हो, सेम सम हो, क्योंकि ये आप देखिए कि आप जितना भी ये प्रैक्टिस करोगे ना, इवन इफ इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बट विद द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग्स, दैट पर्टिकुलर थिंग विल फिट इनटू योर माइंड प्रिसाइसली, परफेक्टली। ओके, सो क्या होगा कि कभी भी ये आपको यू कैन हैव दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर माइंड, एंड उसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ग्रेजुअली यू कैन रिवाइज। ओके, गैप हो जाता है तो आप रिवाइज कर सकते हो, बट फिर भी आप जब रिवाइज करना बैठोगे ना, तभी आपने ये अनसोल्व सम जितने भी कैलकुलेट किए हैं, होमवर्क जितना भी कैलकुलेट किया है, तो फिर आपको इन फ्यूचर विल नॉट बी हैविंग एनी इश्यू। ओके, सो इट्स फॉर योर बेनिफिट इफ यू डू इट। ओके, चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 7, होम असाइनमेंट। यहां पे देखिए कॉस्ट ऑफ डेट आएगा 4.29%। ये भी अपडेट करना पड़ेगा हमें। कॉस्ट ऑफ डेट आएगा 4.29 और कॉस्ट ऑफ रेफरेंस आएगा 10.6। ओके, या 59 भी चलेगा, 10.59 भी चलेगा और 6। KE आएगा 15% और WSCC 10.28। WSCC 10.28। ओके, 10.28। मार्केट वैल्यू वेट 11.84%। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है 11.375 इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में। बाकी तो KE और KP और KD ठीक है। और रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर में 12.66। रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर में 12.66 और रिवाइज KE 20। और यहां पे आपको दिया है कि भी बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू में क्या प्रीफर करेंगे, तो कमेंट दिया है हम बुक वैल्यू वेट ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बुक वैल्यू पे आता है
और बैलेंस शीट हम जो प्रिपेयर करते हैं वो भी बुक वैल्यू पे होती है। ओके, सो इट्स मोर बेटर वी गो फॉर बुक वैल्यू वेट्स जब भी दिया हो। हाँ, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया हो नहीं मार्केट वैल्यू वेट ही कैलकुलेट कीजिए तो करेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर बुक वैल्यू वेट्स ओनली। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 यहां पे पैटर्न, एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेट के और 12.36 WACC। 10th पैटर्न दिया है केडी केई, यहां पे 16.975% होगा, 16.975% होगा। थोड़ा इसमें भी कुछ अमेंडमेंट है देखिए, और अमेंडमेंट क्या है, यहां पे ये D0 है उसको हमें ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये पुराना सम इसीलिए ये दिक्कत है, May 8 का क्वेश्चन है इसीलिए। ओके, ये आप देख लीजिए जो भी सजेस्टेड आंसर में कुछ मिस्टेक है May 8 May 9 तो वहां पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। ओके, तो D0 ऐसे ही रखते थे, बट अभी ठीक है 16.975 हम अपडेट कर देंगे। चलिए, तो अभी कोई डाउट है तो बताइए। और अभी 29 से पहले कोई क्वेश्चन बाकी है? 29 से पहले कोई क्वेश्चन बाकी है? नो, ठीक है, ये हमारे जमाने का क्वेश्चन। आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन माय एग्जाम ऑन P2। हमारे वक्त ये P2 था, P2। और तब ये बीटा कुछ पता नहीं था क्योंकि बीटा फाइनल में आता था, P2 में कुछ बीटा दिया नहीं था। तो पहली बार ऐसा किया उन्होंने, P2 में वो फाइनल का जो बीटा का कंसेप्ट था वो हमको पूछ लिया, तो तब तो हमारे लिए ये भी डिफिकल्ट था, अभी तो कुछ नहीं है। देखिए, एनालाइजिंग द बीटा फॉर ABC कंप्यूटर्स लिमिटेड have divided company into 4 broad business group with market values and betas for each group। अभी देखिए यहां पे कोई एक कंपनी है ABC कंप्यूटर लिमिटेड, वो जो कंपनी है ABC कंप्यूटर उसके ही 4 अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स हैं। जैसे कि टाटा कंपनी होती है, टाटा ग्रुप, तो उसका डिफरेंट बिजनेस होता है। ऐसे ही ये ABC कंप्यूटर्स का मेन फ्रेम का बिजनेस है एक ग्रुप, पीसी का है, सॉफ्टवेयर का है और प्रिंटर का है। तो कंपनी के 4 अलग अलग ग्रुप है और वो 4 अलग अलग ग्रुप की मार्केट वैल्यू दी है 100 बिलियन। अभी जब भी आपको मिलियन बिलियन में कुछ दिया हो तो डर मत जाना, ठीक है, मिलियन है तो मिलियन है, बिलियन है तो बिलियन है, हम लिख देंगे। और वैसे ही आपको अगर मिलियन बिलियन देखना है तो मिलियन, ये यूएस में ये लोग क्या करते हैं 1000, हम क्या करते हैं 1000। हमारी सिस्टम क्या है, कैसे हम लिखते हैं 1000, फिर हम लिखेंगे 1 लाख। अभी क्या आया 30, फिर 20, फिर हम क्या लिखेंगे 1 करोड़। ओके, ये हमारी सिस्टम है, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बट वो अमेरिकन ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना, पहले आप 3 0 लेते हो, यहां पे आप 2 0 लेते हो, यहां पे आप 2 0 लेते हो, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे 1000, फिर मिलियन, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ओके, हमारे हिसाब से जो 10 लाख है वो इसके हिसाब से मिलियन है, क्योंकि ये लोग क्या कंसीडर करते हैं 33 में कंसीडर करते हैं, 330 में कंसीडर करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे आ जाएगा 10 करोड़। ओके, मतलब ये 330 में काउंट करते हैं, ऐसे कुछ है नहीं। चलिए, मिलियन में मिलियन रखना है, बिलियन में बिलियन रखना है, और कुछ है नहीं, ठीक है। और उसका अनलीवर्ड बीटा दिया है, ये अनलीवर्ड बीटा क्या है, अनलीवर्ड बीटा क्या है, अनलीवर्ड मतलब ओनली इक्विटी। When I say unlevered, see, levered
फर्म, मतलब जो भी फर्म का जो स्ट्रक्चर है दैट इज विथ डेट प्लस इक्विटी। और अगर मैं कंसिडर करता हूं अनलीवर्ड, तो ऐसी फर्म जो सिर्फ ओनली इक्विटी है, मतलब उसका डेट कुछ है ही नहीं, उसको बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म। तो यहां पे अनलीवर्ड बीटा दिया है पर्टिकुलर ग्रुप का 1.1, 1.5, 2 और 1। यहां पे एबीसी कंप्यूटर लिमिटेड हैड 50 बिलियन इन दैट आउटस्टैंडिंग। ओके, रिक्वायर्ड क्या है, चलिए रिक्वायर्ड देख लेते हैं हम। एस्टिमेट बीटा ऑफ कंपनी एज ए होल। अभी यहां पे जो बीटा दिया है आपको, यहां पे जो बीटा दिया है आपको, ये कंपनी के 4 अलग अलग जो ग्रुप है उसका बीटा दिया है। हमें क्या पूछा कि हमें ओवरऑल कंपनी का बीटा चाहिए, ओवरऑल कंपनी का बीटा चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं वेटेड एवरेज, वैसे ही हम क्या कंसीडर कर लेंगे, ओवरऑल बीटा ले लेंगे वेटेड एवरेज। ओके, इज दिस बीटा गोइंग टू बी इक्वल टू बीटा एस्टिमेटेड बाय एग्जिस्टिंग पास्ट रिटर्न ऑन एबीसी कंप्यूटर स्टॉक अगेंस्ट मार्केट इंडेक्स, वाई और वाई नॉट? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है आपको, वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, और फिर रिक्वायर्ड 2 में है ट्रेजरी बॉन्ड रेट, ट्रेजरी बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट। ओके, उसमें आएगा आरएफ, आरएफ होगा 7.5%। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एबीसी कंप्यूटर एंड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ईच डिवीजन। ओके, ये एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम है 8.5। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? ये आरएम है, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये आरएम है। मैंने आपको ये जब भी सीएपीएम फॉर्मूला समझाया था तब आपको क्वेश्चन में समझाया था कि कभी कभी क्वेश्चन में मार्केट रिस्क प्रीमियम जैसा भी कुछ दे सकते हैं टू कंफ्यूज यू। ओके, तो जब भी आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हो तो उसको बोलते हैं आरएम माइनस आरएफ, उसको बोलते हैं आरएम माइनस आरएफ। ओके, मतलब यहां पे आपको मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, 7.5 प्लस 8.5, मतलब आरएम 16% है। ये जो 8.5 है वो डिफरेंस है आरएम आरएफ का। ओके, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। चलिए, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल बीटा या फिर कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ एबीसी कंप्यूटर एज ए होल। ओके, कंपनी का बीटा, ठीक है। तो हम कंपनी का बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, ग्रुप जो भी आपको दिए हैं यहां पे, मेन फ्रेम, पीसी, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, 100, 100, 50 और 150। तो यहां पे इसके हिसाब से वेट आ जाएगा। और यहां पे आपको कॉस्ट नहीं, बीटा, अनलीवर्ड बीटा तो दिया ही है, 1.1, 1.5, 2, 1। ओके, वेट कंसिडर कर लेंगे हम, 400 है तो 0.25, 0.25, 0.125, 0.375। देख लीजिए, अभी इसका वेटेड एवरेज बीटा कंसिडर करेंगे जो होगा ओवरऑल बीटा। तो यहां पे मुझे ओवरऑल बीटा दे दीजिए। चलिए, कितना होगा? सो हियर इफ यू मल्टीप्लाई 0.275, 0.375, 0.25, 0.375, तो कंपनी का बीटा होगा, बीटा ऑफ एबीसी लिमिटेड, बीटा ऑफ एबीसी लिमिटेड होगा 1.275। और वैसे भी मैंने आपको बीटा तो पहले ही समझाया था कि बीटा इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ, बीटा इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ कंपनीज स्टॉक एज कंपेयर टू मार्केट। ओके, ओके, इतना समझ में आ गया। अभी यहां पे
आंसर में क्या दिया है देखिए, आंसर में क्या एक्सप्लेनेशन। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा था? रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा था? इज दिस बीटा गोइंग टू बी इक्वल टू बीटा एस्टिमेटेड बाय रिड्यूसिंग पास्ट रिटर्न? इज इट सो कि ये जो बीटा है वो मार्केट के बीटा के इक्वल होगा? आप एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको ये पहले ही बताया था मार्केट का बीटा क्या होगा। मैंने आपको बताया था मार्केट का बीटा हमेशा क्या होगा? बीटा ऑफ, हाँ भाविक, मार्केट का बीटा हमेशा 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो क्या ये जो कंपनी का बीटा है 1.275, उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये मार्केट का बीटा के इक्विवेलेंट ही आएगा? नहीं। क्यों ऐसा नहीं बोल सकते? बाय द वे ये मार्केट क्या होता है? आप देखते हो सेंसेक्स, ओके, निफ्टी एंड ऑल, ये क्या है? और ये मार्केट सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है? ये है क्या और कैलकुलेट कैसे होता है? ये जो भी यहां पे आप देखिए मार्केट है ना, उसमें क्या होता है, समझो आप टॉप 30 कंपनीज ले लो, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज ले लो, उसकी एवरेज निकाल के ये लोग सेंसेक्स बनाते हैं। अगर वो 30 कंपनीज में मूवमेंट अप जा रही है तो सेंसेक्स अप जाएगा। फिर कभी कभार क्या होता है, वो 30 कंपनीज में जो भी कंपनी परफॉर्म नहीं वेल करे तो उसको निकाल देंगे और फिर जो भी अच्छी कंपनी हो वो आ जाएंगे। तो इट गोज ऑन लाइक दैट, ओके। तो यहां पे क्या है कि मार्केट का बीटा है वो ऐसे ही कई सारी कंपनीज को मिला के करती, बट यहां पे ये जो हमने बीटा लिया वो हमने क्या कंबाइन किया है? सिर्फ ये 4 ग्रुप, और वो भी एक छोटी सी कंपनी के छोटे से 4 ग्रुप को मिला के आप ऐसा नहीं बता सकते कि ये बीटा है इक्वल टू मार्केट बीटा। मार्केट लिए कई सारी कंपनीज होती है, उसकी हम एवरेज करेंगे तो यहां पे मार्केट का बीटा और ये बीटा अलग आएगा। वी कैन नॉट से दैट बोथ आर सेम। क्यों सेम नहीं है उसका रीजन यहां पे दिया। पहले तो यस, एवरेज ऑफ ऑल स्टॉक मूवमेंट, यस गुड। तो यहां पे क्या होगा, बीटा कोएफिशिएंट क्या है पहले ये समझे आपको। बीटा कोएफिशिएंट इज द मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न कंपेयर टू मार्केट, ओके। बीटा ऑफ एबीसी कंप्यूटर स्टॉक अगेंस्ट ब्रॉड मार्केट, in this case we are considering 4 business group and not broad market, therefore beta will not be the same। समझ में आ गया? ओके। अभी यहां पे क्या पूछा सेकंड में कि चलिए बताइए कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगी? सेकंड, के ऑफ कंपनी। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगा? के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ओके। तो यहां पे आर एफ है 7.5%, कंपनी का बीटा 1.275 और रिस्क प्रीमियम डायरेक्टली 8.5। तो यहां पे क्या आएगा? ओके, 18.34% बीटा ऑफ अ कंपनी एज ए होल, ओके। तो ये आ गया सेकेंड आंसर। नहीं, इस यहां पे ये भी पूछा एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ईच डिवीजन, ओके। चलिए, तो हर एक डिवीजन के लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। एमएफ, पीसी, सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटर, सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सभी के लिए 7.5%, ओके, प्लस जो भी बीटा है रिस्पेक्टिव ग्रुप का उसको यहां पे फॉर्मूला में रख देंगे, ठीक है। तो इसका बीटा है 1.10, 1.5, 2 और 1। तो ये हर एक ग्रुप के हिसाब से
हर एक ग्रुप के हिसाब से किया जाएगा। ये कंपनी एज ए होल है, ये हर एक ग्रुप के हिसाब से है। और फिर आपको पूछा चलो ये ग्रुप का क्या है, तो ये भी पूछा है विच कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड यूज टू प्रिंटर डिवीजन। अभी सारे पूछ रहे हो, फिर प्रिंटर का अलग से पूछ रहे हो, तो ये प्रिंटर का ये 16% की प्रिंटर डिवीजन का के है 16%। ठीक है, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? चलिए चलिए, you can note down this। ओके, चलिए हो गया, नेक्स्ट करें।
एग्जाम्पल 30 देखिए, D Limited is forcing a growth rate of 12% in the next 2 years. Okay, growth rate is likely to be 10% for the third year and fourth year, and after that growth rate is expected to stabilize at 8% per annum. परपेचुअल ग्रोथ इसको बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, उसका डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे डिविडेंड पॉलिसी में, ये क्वेश्चन भी आएगा। बट चलिए फिर यहाँ पे हमने लिया है तो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इफ द लास्ट डिविडेंड पेड वाज 1.5 and investors required rate of return is 16, determine the current value of equity shares of a company. अभी देखिए, हमने जो फॉर्मूला की थी ना, वो डिफॉल्ट फॉर्मूला हमारी केई के लिए, गोल्डन ग्रोथ मॉडल, DPS1 और D1 डिवाइडेड बाय MPS into 100 प्लस G। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है उसको हमने रिवर्स भी किया था वैल्यू कंसीडर करके। Yes. Okay. I hope background was नहीं आ रही। ठीक है, चलो। तो उसका लॉजिक क्या था, रिवर्स फॉर्मूला जब हमने की थी उसका लॉजिक क्या था? लॉजिक इज वेरी सिंपल कि ये जो वैल्यू ऑफ शेयर है ना कंपनी की जो भी वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स डिविडेंड, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स डिविडेंड। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी जितने भी इयर्स का डिविडेंड आपको दिया है उसको हम डिस्काउंट कर देंगे। डिस्काउंट कैसे करना है आपको पता है, राइट? हाउ वी आर गोइंग टू डिस्काउंट इट। फाउंडेशन में टाइम वैल्यू आया, इसमें हमने किया था। अगर आप फाउंडेशन में नहीं किया तो ये जो डिस्काउंटिंग है वो कैपिटल बजटिंग में भी आएगा, डिविडेंड पॉलिसी में भी आएगा, आगे भी आएगा। डिस्काउंट कैसे करते हैं, यहां पे डिस्काउंट फैक्टर दिया है, ठीक है। अभी लास्ट डिविडेंड मतलब D0 था 1.5। ईयर वन में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भैया 12%, 2 इयर्स के लिए आपका ग्रोथ रेट है 12%। तो यहां पे मेरा डिविडेंड क्या हो जाएगा, ईयर 1 में 1.5 प्लस 12% ग्रोथ रेट। चलिए 1.5 12% ग्रोथ रेट तो हो जाएगा 1.68। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1.68 में 12% ग्रोथ रेट ऐड कर दो तो 1.8816। चलिए परफेक्ट आंसर लेते हैं, परफेक्ट, ओके। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, 1.8816 है, उसमें थर्ड ईयर में बोला, थर्ड फोर्थ ईयर में 10% ग्रोथ रेट है, तो इसमें 0.10 0.10 प्लस कर दीजिए 2.0697, फिर 2.0697 में 10% प्लस कर दीजिए तो इसमें आएगा 2.2167। चलिए इतना क्लियर है। अभी एक बात देख लीजिए, क्या ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उसको हमें डिस्काउंट करना है 16% के हिसाब से, तो वो फैक्टर भी दिए हैं, वो डिस्काउंट फैक्टर भी हमको दे दिए हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, फिफ्थ ऑनवर्ड्स। अभी यहां पे देखिए डिविडेंड हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको बोलते हैं हम परपेचुअल डिविडेंड। क्या बोलते हैं, परपेचुअल मतलब परमानेंट, इनफाइनाइट ईयर्स तक, मतलब जब तक कंपनी चलेगी, जब तक कंपनी में है जान तब तक आपको डिविडेंड मिलेगा 8% ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो बोला एंड कैसे करेंगे, फिफ्थ, ओके, फिफ्थ ईयर में 8% ऐड कर देंगे, सिक्स्थ में 8% ऐड करेंगे, सेवेंथ में, लाइक दैट इट गोज ऑन। कब तक पता नहीं, ओके। तो यहां पे जब भी ऐसे आपको फिफ्थ ऑनवर्ड्स दिया हो, आपको परपेचुअल वैल्यू कैलकुलेट करना हो
तो वही जो फॉर्मूला है वैल्यू की वही हम यूज करेंगे। ये वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, चाहे आप उसको परपेचुअल डिविडेंड बोले चाहे ये वैल्यू बोल दे, ठीक है। वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, D1 KE माइनस जी। ये फॉर्मूला हमने रिवर्स करके आगे की थी, यस ओके। तो वही फॉर्मूला यूज करनी है। अभी फोर्थ ईयर में डिविडेंड कितना है 2.2767 और ग्रोथ रेट फिफ्थ ईयर में कितना है 8%। KE कितना है 16%, यहाँ पे है ना डिस्काउंट फैक्टर, उसको बोलते हैं KE, और उसमें से माइनस करेंगे 8%। चलिए मुझे ये वैल्यू दे दीजिए। ये वैल्यू क्या है मैं आपको बता रहा हूं क्या है, ये वैल्यू क्या है। $30.735 ओके। ये आपने क्या कैलकुलेट किया सर, इसका मतलब है आप फिफ्थ से लेके इनफाइनाइट ईयर तक डिविडेंड कैलकुलेट कर ले तो उसकी फिफ्थ ईयर की बिगिनिंग की वैल्यू क्या, फिफ्थ ईयर की बिगिनिंग की वैल्यू होगी 30.735 ओके। तो इसको डिस्काउंट कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब भी ये ऑनवर्ड्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, मतलब जब भी हम ऑनवर्ड्स वाला कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें हम फोर्थ ईयर डिस्काउंट फैक्टर कंसिडर करें। क्यों क्यों, क्योंकि फिफ्थ ऑनवर्ड्स लिखा है, फिफ्थ नहीं है, फिफ्थ ऑनवर्ड्स लिखा है, फिफ्थ नहीं है, इसलिए फिफ्थ ईयर का डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब भी आपको बोले सेवेंथ ऑनवर्ड्स तो उसमें हम कौन से ईयर का डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स्थ ईयर का। जब भी आपको बोले नाइन्थ ईयर ऑनवर्ड्स, एथ ईयर का डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे फिफ्थ ऑनवर्ड्स दिया है, फिफ्थ ऑनवर्ड्स दिया है, फिफ्थ ईयर नहीं दिया है। तो यहां पे हम वही 0.552 ही डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, खास ध्यान रखना यहां पे, ओके ओके। चलिए अभी इसको प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए और मुझे कंपनी की वैल्यू दे दीजिए, सॉरी शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू दे दीजिए। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाँ वही करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, तो यही वैल्यू है आपकी। इज दिस क्लियर, ओके। चलिए कैलकुलेट करके मुझे वैल्यू बता दीजिएगा। अकॉर्डिंग में 22.4 आएगा, फिर भी आप देख लीजिए एक बार क्या आएगा, ओके। तो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन हम डिविडेंड पॉलिसी में भी देखेंगे, यस। ओके 22.40 या 41 चलेगा, दोनों चलेगा।
चलिए नेक्स्ट। यस, अभी ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से कुछ भी टफेस्ट क्वेश्चन पूछना हो, ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको 10 मार्क्स में। न्यू सिलेबस में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। यस, ओल्ड सिलेबस में May 16 में ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। I consider this is an important question, very important, 10 मार्क्स में आ सकता है। यस, अभी देखिए यहां पे 31, एग्जाम्पल 31। ABCL Limited has the following capital structure which is considered to be optimum। यहां पे देखिए, यहां पे जो वर्ड दिया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिमम, इसका क्या मतलब? सर यहां पे आपको दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम, इसका मतलब क्या है? मतलब कि सी, हम नेक्स्ट चैप्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें देखेंगे कि अगर आपको फाइनेंस रेज करना हो, आपके पास कई तरह के तरीके होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बट हाउ दैट मिक्सचर विल बी हेल्पफुल। कौन कौन से फैक्टर्स है जो हम कंसीडर करेंगे, ओके। बट यहां पे आपको थ्योरी नहीं पूछी, यहां पे आपको दे दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब क्या, तो अगर हमारी टोटल रिक्वायरमेंट फंड की होगी 20 लाख, उसमें से हम 16 लाख मतलब के 80% तो इक्विटी शेयर ही होगा, ओके। उसमें से 5% प्रेफरेंस शेयर ही होगा और 15% डिबेंचर ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी के लिए ये स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है। और जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला हो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, उसका हम ये वेट या फिर स्ट्रक्चर चेंज कभी नहीं करेंगे। उसका हम वेट या स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगर ये कंपनी को फर्दर 10 लाख रेज करने होंगे, अगर ये कंपनी को फर्दर 10 लाख रेज करने होंगे, तो हम क्या करेंगे कि भाई 8 लाख का इक्विटी रेज कर दीजिए, 50,000 का प्रेफरेंस रेज कर दीजिए और डिबेंचर 150 का रेज कर दीजिए। अगर हमें 1 लाख भी रेज करना है तो ऐसा नहीं करेंगे, चलिए 1 लाख है तो 1 लाख इक्विटी से में ले आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। इस हिसाब से अभी ये जब भी आपको क्वेश्चन में ऑप्टिमम दिया हो तो आप ऐसा नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका वेट इन एनी सिचुएशन यही रहेगा। मतलब अभी ये वेट फिक्स हो गया, डिबेंचर 0.15 होगा, प्रेफरेंस शेयर 0.05 होगा और इक्विटी शेयर 0.80, ये वेट फिक्स हो गया। इस वेट में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया ऑप्टिमम का मतलब? ठीक है, चलिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे ये कंपनी को ओवरऑल कॉस्ट कम आ रही है, ओके, लोवेस्ट आ रही है, ऑप्टिमम है, ठीक है। चलिए, कंपनी हैज ए मार्केट प्राइस, ओके, चलिए एमपीएस है शेयर की। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड D0 होगा या D1? देखिए नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, तो ये क्या है, 2015 का जो ईपीएस है उसका 50% नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है। D1, यस हिमालय रूपल, D1 2.36 इंटू 0.5, तो 1.18 D1 आ गया। देखिए 1.18 D1 आ गया। चलिए एमपीएस है, D1 है, वेट भी दे दिया है, ओके, तो ग्रोथ भी मिल जाता तो के आ जाता। यस, ग्रोथ भी मिल जाता तो के आ जाता। ये 5 ईयर का 10 इयर्स का ईपीएस क्यों दिया है? हमें क्या काम है? व्हाट इज द नीड ऑफ ईपीएस फॉर लास्ट 10 इयर्स? हम कुछ भी 10 इयर्स का कुछ यूज ही नहीं करते कभी। इतने सारे सम हमने कर लिए, कभी यूज किया कुछ? हाँ, लास्ट ईपीएस उसका काम है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। बट यहां पे ट्रेंड के लिए दिया है। ट्रेंड माने देखिए ईपीएस 2006 में था 1, इसमें देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10%। अभी इसमें कितना हुआ? 10%।
10%। चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का पास्ट ट्रेंड देख के ग्रोथ रेट है 10%। बस ये ग्रोथ रेट के लिए दिया था पास्ट 10 इयर्स का जो ट्रेंड। यस, समझ में आया? तो सीधी तरह से दे दे जी 20% नहीं है, हमें सीधी तरह देना आता ही नहीं। ओके, अगर हम कॉम्प्लिकेट करेंगे तो पूरा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, ठीक है। यस, 10% ग्रोथ रेट होगा, जी के लिए दिया है। हाँ, आपको पता ही है पहले से ही। The company issued a new debenture carrying 16% rate of interest and current market price of debenture is 96. ओके, अभी आप देखिए यहां पे एग्जिस्टिंग डिबेंचर 14 है, बट यहां पे आपको डिबेंचर दिया है 16%। और अगर आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, ओके यही पूछा है। हाँ, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंशियल, मतलब ये परसेंटेज हम काउंट नहीं करेंगे। फिर भी वेट तो हमारा यही होगा, क्योंकि यही ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, यही आपका ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, और एक और बात, यहां पे हम केडी की जो फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, I1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। कैन यू टेल मी नेट प्रोसीड्स में हम क्या लेंगे? पार प्लस प्रीमियम डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन, या फिर मार्केट प्राइस? मैंने आपको टेबल बना के बताया था, अगर आपको फेस वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट ऐसा कुछ दिया हो तो एनपी लेंगे, ओके। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हो, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, तो फिर हम इश्यूड एट मार्केट प्राइस। तो ये क्वेश्चन में हम डिविडेंड में, प्रेफरेंस में मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे। यस, ओके। चलिए, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? 9.2 विथ एनुअल डिविडेंड 1.1। टैक्स ब्रैकेट है कंपनी का 50%। चलिए, यहां पे ए और बी तो बहुत आसान है, सी और डी जो पूछा है ना, वहीं पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन में। ए और बी, ये जो 4 क्वेश्चन आपको पूछे, इसमें से ए और बी तो बहुत आसान है। चलिए करते हैं 1 बाय 1। आराम से देखना कि क्या पूछा है, ओके, आराम से देखना कि क्या पूछा है। चलिए, पहले हमको क्या करना है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, ओके, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया है D1 1.8118 और जी हमने कैलकुलेट कर लिया है 10%। अगर आपको जी को प्रेजेंट भी करना हो तो आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जी इज इक्वल्स टू 1.1 माइनस 1 बाई 1, तो उसको 10%, या किसी भी 2 ईयर का डिफरेंस ले लीजिए, आपको 10% मिल जाएगा, ठीक है। और D1 तो ऐसे ही हमने कैलकुलेट करके रखा है। चलिए आंसर में आ जाइए। ए, उसमें बोला है आपको पॉइंट नंबर 1। जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है उसको हम पॉइंट बाई पॉइंट्स कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, ओके, द कॉस्ट ऑफ न्यू डेट केडी, ओके, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट केडी। Interest 1 minus tax divided by NP into 100. Where? चलिए, यहाँ पे इंटरेस्ट तो हमें 16% दिया है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू 100 है डिबेंचर की, यस। तो यहाँ पे हम 16 कर देंगे। टैक्स रेट 0.50 और नेट प्रोसीड्स में 96 कंसीडर करेंगे। क्यों? मैंने आपको बता दिया, हमने ये पहले भी ऐसा लॉजिक मैंने आपको बताया था, बाइफरकेट करके चार्ट बना के, ठीक है। चलिए, केडी दे दीजिए मुझे, क्या होगा? फिर पूछा है केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। सर बड़ी वाली फॉर्मूला, छोटी वाली फॉर्मूला? अरे यहाँ पे रिडीमेबल या कुछ ईयर नहीं दिया है, तो छोटी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 8.33, ठीक है, 8.33 डी एनपी इंटू 100, ओके, नेट प्रोसीड्स। तो यहाँ पे डिविडेंड है 1.1, नेट प्रोसीड्स आएगा एमपीएस, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो केपी होगा, केपी कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
11.96%। ठीक है, चलिए, बढ़िया बढ़िया। अभी के क्या होगा, D1 MPS 100 प्लस ग्रोथ रेट। ओके, तो D1 तो हमने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे 1.18 नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है। मार्केट प्राइस भी हमें यहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है, हाँ यहाँ पे। ओके, 23.6 और इसमें ग्रोथ रेट हम 10% ऐड कर देंगे। चलिए मुझे बता दीजिए कि KE क्या होगा। KE क्या हो, 15%। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर ए आ गया। कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Assuming new equity come from retained earning, न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर बी। आपको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। ये सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं देखना है। 11%, 14%, जो भी हम अभी नया फंड रेज करेंगे उसका WACC चाहिए। इसीलिए वहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंशियल और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कंसीडर करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर का वेट तो हमारा ऑप्टिमम है इसलिए वही आएगा। तो यहां पे हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, चलिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिवेंचर्स, डेट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ओके, वेट तो फिक्स ही है, वेट में कुछ ये जो क्वेश्चन है उसमें हम वेट चेंज ही नहीं करेंगे। कुछ भी बता दे आपको, वेट में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले ही आपको वर्ड दिया है ऑप्टिमम। अभी उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ऑप्टिमम है इसलिए। कॉस्ट, तो डेट का कॉस्ट है 8.33%, प्रेफरेंस 11.96 और इक्विटी का 15%। चलिए मुझे WACC और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दीजिए। क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? %13.85%। ठीक है, चलिए, तो मैंने वैसे आपको बताया कि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी बहुत ही आसान है। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी में आपको खास ध्यान रखना है। क्या, सी देखिए, पहले पढ़ते हैं हम क्या है। हाउ मच नीड टू बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इशूइंग न्यू शेयर्स? 50% of 2015 earning are available as returning for the purpose of capital investment। पढ़िए, चलिए आप कैसे करेंगे हम। हाउ मच नीड टू बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इश्यू ऑफ न्यू शेयर, और अगर न्यू शेयर इश्यू करना है तो क्या होगा। और डी क्या है, व्हाट विल बी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन फंड एक्सीड द कैलकुलेटेड इन सी अबोव एंड मार्केट प्राइस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इज 20। अभी देखिए यहां पे जो सी और डी है, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो तो पहले समझना पड़ेगा ना। कई सारे स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी में पूछा क्या है। हाउ मच नीड टू बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इश्यूइंग न्यू शेयर्स। अभी देखिए, एक बात देखिए, यहां पे ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है, वेट हमारा इतना ही आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास रिटर्निंग कितना है, पहले ये देख लीजिए, पॉइंट नंबर सी। ओके,
if no new shares are to be issued। अभी शेयर नहीं इश्यू करे हैं तो इक्विटी कैसे आएगा? देखिए, एक मैं आपको बात बता रहा हूं यहां पे, हमारा जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑप्टिमम, ओके, वो क्या है? डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी। और ये जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है ये है 0.15, 0.05 और 0.80। चलिए, इतना समझ में आया? मतलब अगर मुझे 100 रुपीज भी रेज करने हैं तो मैं क्या करूंगा? 80 रुपीज का इक्विटी इश्यू करूंगा, 5 रुपीज का प्रेफरेंस इश्यू करूंगा और डिवेंचर इश्यू करूंगा 15 रुपीज के हिसाब से। इतना समझ में आ गया? अभी यहां पे जब भी मैं यहां पे इक्विटी वर्ड यूज करता हूं तो मेरे पास यहां पे 2 ऑप्शन होते हैं। यहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। सी, प्रेफरेंस में तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू होगा, डिवेंचर में डिवेंचर ही इश्यू होगा, बट इक्विटी में मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या? या तो फिर मेरे पास रिटेन अर्निंग होगा, वही मैं यूज कर सकता हूं, तो इसमें मुझे न्यू इक्विटी शेयर रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और या फिर आई विल गो फॉर न्यू इक्विटी शेयर और इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। इतना समझ में आया? पहले तो ये बताइए, अगर ये आपको समझ में आएगा तो सी डी आपको समझ में आ जाए, अगर ये आपको समझ में आएगा तो सी और डी पॉइंट दोनों ही समझ में आ जाए। पहले इतना समझ में आया? मतलब कि अगर मुझे, अभी देखिए यहां पे नया फंड कितना रेज करना है, कुछ दिया नहीं। आप 10 लाख रेज करो या फिर आप 1 करोड़ रेज करो या फिर आप 2 करोड़ 10 करोड़ जितना भी रेज करना है करो, वेट तो इतना ही आएगा, वेट तो इतना ही आएगा क्योंकि ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है ये। ओके, अभी देखिए, जो भी मुझे नया फंड रेज करना है उसमें आपको प्री कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी? नो न्यू शेयर्स आर टू बी इश्यूड। मतलब मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे शेयर इश्यू करना ही नहीं है। अगर मुझे शेयर इश्यू नहीं करना है तो फिर मैं टोटल फंड में कितना रेज कर सकता हूं? टोटल फंड में कितना रेज कर सकता हूं? पहले क्वेश्चन समझ में आया? देखिए यहां पे क्वेश्चन समझ में आया? अभी आपको सी में क्या पूछा है? अभी आपको क्लिक हुआ कि यस, क्वेश्चन अभी समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे। कि आंसर के ऊपर से क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, ऐसा पूछा था। हाउ मच नीड्स टू बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इश्यू ऑफ न्यू शेयर। मतलब मुझे शेयर इश्यू नहीं करने। अगर मुझे शेयर इश्यू नहीं करने हैं तो मैं टोटल कितनी कैपिटल रेज कर सकता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहां पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग विल बी यूज्ड, रिटेन अर्निंग विल बी यूज्ड। ओके, तो यहां पे रिटेन अर्निंग यूज होगा तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अभी हमारे पास कितना रिटेन अर्निंग है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया, भैया आपके पास 2015 का जो भी अर्निंग है, ओके, उसका 50% आपके पास अवेलेबल है। क्यों भैया? क्योंकि ये जो 2.36 आपका प्रेफरेंस ईपीएस था उसमें से हमने 50% डिविडेंड पे कर दिया, तो 50% हमारे पास अभी भी रिटेन अर्निंग है। चलिए, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। ओके, तो रिटेन अर्निंग कितना होगा? रिटेन अर्निंग कितना होगा? ये जो ईपीएस है 2.36 ईपीएस अर्निंग पर शेयर, टोटल शेयर्स है 1 लाख और उसका 50% हमारे पास है रिटेन अर्निंग। चलिए, तो कितना हुआ रिटेन अर्निंग? तो ऑब्वियसली
1,18,000 विल बी रिटेन अर्निंग अवेलेबल विद अस। पहले ये समझ में आया। अभी अगर मुझे इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करने हैं, अगर मुझे इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करने हैं, तो फिर यहां पे इक्विटी जगह हम रिटेन अर्निंग यूज कर सकते हैं 1,18,000। ओके, अभी क्या होगा कि मैं ऐसे 1,18,000 हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया ऐसा नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा इक्विटी इश्यू कर दूं या फिर रिटर्न अर्निंग में से यूज कर लूं, तो फिर मेरा जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन में काफी सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो वो हमें क्लियर आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि ये है 0.80। अगर 0.80 के हिसाब से 1,18,000 आते हैं तो 1 के हिसाब से क्या आएगा? तो व्हाट न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स यू रिक्वायर, न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो? कितना कितना कितना? तो आप कर सकते हो 1,18,000 डिवाइडेड बाई 0.80 इंटू 1, कितना होगा? 1,47,500। सर ये क्यों ऐसा किया, बताता हूं आपको। मुझे ये तो पता चल गया कि इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करना है, तो मेरे पास इक्विटी के तौर पे सिर्फ एक ही है, रिटेन अर्निंग, और मेरे पास अभी रिटेन अर्निंग की बैलेंस कितनी है? 1,18,000, रिटेन अर्निंग 0.80 है, तो प्रेफरेंस 0.05 होना चाहिए। ओके, और डेट कितना होना चाहिए? 0.15। तो 0.80 के हिसाब से 118, तो 0.05 के हिसाब से कितना? 0.15 के हिसाब से कितना? 0.1 के हिसाब से कितना? तो ऐसा करके हम टोटल 147,500 का कैपिटल रेज कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करते हो तो आप कितना इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर, ये ऑप्टिमम स्ट्रक्चर को ऐसे ही रख के जनरेट कर सकते हो? कितना इन्वेस्टमेंट आप जनरेट कर सकते हो अगर आपको इश्यू नहीं करना है? आप बोलेंगे नहीं इश्यू नहीं करना है, अभी जितना भी रिटर्न आएंगे उसमें चलाना है, नए शेयर्स हमें इश्यू नहीं करने, नए इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करने हैं, प्रेफरेंस इश्यू करो, डिबेंचर इश्यू करो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मुझे नया इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे कंट्रोल शेयर नहीं करना है, मेरे पास जितने इक्विटी शेयर है वही रखने हैं, और मेरा जो रिटर्न आएंगे वो मुझे यूज करना है, और उसका जो प्रोपोर्शनेट जो भी डिबेंचर आता है, प्रोपोर्शनेट जो भी प्रेफरेंस शेयर आता है, वो मैं इश्यू कर दूंगा। तो फिर मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? अभी क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, अभी क्वेश्चन समझ में आया? कुछ दिक्कत है तो बताइए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके डन। अभी क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, डी में आपको क्या बताया? डी में आपको क्या बताया? चलिए, व्हाट विल बी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन फंड एक्सीड द अमाउंट? बट हमें इतना फंड नहीं, ज्यादा चाहिए। देखिए अगर आपको इससे ज्यादा फंड चाहिए तो फिर आपको तो इक्विटी शेयर इश्यू करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये जो फंड है उससे ज्यादा चाहिए तो फिर आपको इक्विटी शेयर इश्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग तो हमने पूरा यूज कर लिया। ठीक है, चलिए बताइए। तो फिर डी में ओवर एंड अबोव, ओके, पॉइंट सी, क्या कैलकुलेट करना है हमें? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है भैया। ओके ठीक है, चलिए। तो इसके लिए अभी क्या हुआ? अभी आप शेयर इश्यू करोगे तो नया एमपीएस हो जाएगा 20, मतलब यहां पे हमें ये केई रिवाइज करना पड़ेगा। यस, केडीकेपी यही रहेगा, केडीकेपी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, केई रिवाइज होगा तो फिर वो रिवाइज कर देते हैं हम। रिवाइज्ड केई, D1 कितना था हमारा? 1.18, तो वो तो सेम ही रहेगा, ग्रोथ रेट भी सेम ही रहेगा। सिर्फ यहां पे
मार्केट प्राइस चेंज हो रही है, तो फिर यहां पे के आ जाएगा 15.9%। ठीक है, तो अभी चलिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर देते हैं। पहले आएगा डेट, बट सर वेट क्या होगा? अरे ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको कितने सारे क्वेश्चन पूछ ले, वेट में कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? ऑप्टिमम। कॉस्ट में जो था केडी जो भी था वो तो सेम ही रहेगा, केपी जो था सेम ही रहेगा, बट यहां पे इक्विटी चेंज हो जाएगा। तो अभी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा? चलिए न्यू न्यू वन। %14.57। यस, परफेक्ट। तो अगर आपको इक्विटी शेयर इश्यू करना ही नहीं है तो रिटर्निंग यूज कर लो, और रिटर्निंग के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर रख लो, तो फिर हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मुझे तो ज्यादा इन्वेस्ट करना है, मुझे 1,47,500 से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो फिर यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, यू नीड टू गो फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और आपने देखा कि भी मार्केट प्राइस 20 है, तो के रिवाइज होगा और नया WACC या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार इसको शांति से नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ टफ क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये क्वेश्चन परफेक्ट है टफ क्वेश्चन के लिए। ओके ओके, एक दो अटेम्प्ट में इसकी चांसेस है कि ये आ सकता है नियर बाय फ्यूचर में। यस, ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, इज दिस क्लियर? What happened? Okay. (32) is in homework. Very easy. Current market price of equity, default, prevailing default, risk free return 6%, RM. अभी यहां पे आपको CAPM दिया है तो के CAPM के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. यस. शेयर होल्डर टैक्स रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है तो जो के कैलकुलेट किया उसका KR कैलकुलेट कर लेंगे. यस. ठीक है. कैलकुलेट WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स. ठीक है. इजी वन. यू कैन डू दिस इन होमवर्क. नेक्स्ट देखिए 33. ये है कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन. गलती से यहां पे आ गया है. कैपिटल स्ट्रक्चर कवर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा, डोंट वरी. ओके. कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, गलती से यहां पे आ गया. WCC पड़ा इसलिए. ठीक है. चलिए 34. ये जो मैंने अभी क्वेश्चन अमाउंट में दिया आपको वैसा ही है. वर्किंग शुड बी, हाँ, वर्किंग शुड बी अप टू 3 डेसिमल पॉइंट. ओके. ये भी होमवर्क में हो जाएगा. ओल्ड सिलेबस जुलाई 21 का क्वेश्चन है. तो अभी मैंने होमवर्क क्या दिया? 32, 34. बस 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में दिए. नहीं, 32, 34 क्लास वर्क में से. ओके. 32, 34 होम असाइनमेंट देख लीजिए. होम असाइनमेंट में 11, 12, 13, 14 इतने हैं. 11. अभी ये 11 में एक बात खास ध्यान रखना. क्या? 11 का क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा वाला है. यहां पे एक कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप गलती कर सकते हो. के तो हो जाएगा, KR हो जाएगा, KP, KD और KL लोन. ठीक है. यहां पे डिबेंचर की फेस वैल्यू 1000 है तो हम गलती से क्या कर सकते हैं? 9.5. ओके. इंटरेस्ट होगा 9.5. ऐसा मत करना. यहां पे पार वैल्यू 1000 है इसलिए इंटरेस्ट होगा 90/1 माइनस टैक्स. ओके. ये खास ध्यान रखना. यहां पे काफी सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं. ये 1000 एट पार दिया है. नॉर्मली 100 एट पार देते हैं लाइक प्रेफरेंस, बट यहाँ पे 1000 एट पार दिया है. ठीक है. तो वो ध्यान रखना बस. और कुछ नया नहीं है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है. तो 11, 12 ये जो हमने ऑप्टिमम स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन किया है वही है. ऑप्टिमम स्ट्रक्चर वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसका जस्ट फिगर्स चेंज किया है. फिर 13 में, हाँ 13 वो भी इजी है. और 14. ठीक है. चलिए. तो ये जो 11 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चन बाकी थे हमारे वो करने हैं. बट होल्ड ऑन. अभी क्या करता हूं मैं आपको आंसर दिखा देता हूं यहां पे क्या क्या होगा. ठीक है. क्या आंसर आएगा मैं आपको शो कर दे रहा हूं. बट अभी आपको ये लेक्चर पोस्ट करके पहले होमवर्क करके आइए. होमवर्क करने के बाद ही ये आंसर देखिए या फिर आपके बुक में सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए. आपकी बुक में सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए. ओके. ठीक है. चलिए. पहला आया था क्वेश्चन नंबर 32. तो 32 का आंसर होगा यहां पे WACC 14.265. क्या होगा? 14.265. चलिए 14.265. 13 का आंसर नोट डाउन कर लीजिए आपकी बुक में. ठीक है. ओके. चलिए फिर 34 का अभी आंसर सजेस्टेड नहीं आया है, आप देख लीजिएगा सजेस्टेड आंसर में से. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में KD आएगा 6.87, KP 10.97, KL 5.525, KE 15%. ओके.
WACC होगा 13.46, WACC कितना होगा 13 ये गलत है, 13.41 गलत है, 13.46 होगा, 13.46 होगा। ओके, यहां पे YTM अप्लाई करके फॉर्मूला किया है। अभी YTM मैंने आपको नहीं सिखाया। YTM हम कैपिटल बजटिंग में क्वेश्चन आया था, वो देख लेंगे हम YTM क्या है। 12 में होगा WACC 15.28। कितना फंड रेज कर सकते हैं हम 346625। कितना फंड रेज कर सकते हैं हम 346625। रिवाइज के 18.93 और रिवाइज WACC 16.82 या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.82। 13 में KE 23.62, KP 10.38, KD 6.58 और KL 6.175। 3 डेसिमल पॉइंट इन्होंने स्पेसिफाई किया है, इसलिए हम 3 डेसिमल पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कुछ गलतियां हुई, पता नहीं क्या, 1B ये क्या कर रहे हैं, 0B 2B 3B है, 19.26 या फिर 257। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो 14 है उसमें क्या आएगा 14.5 KD 7.3 KP 12.5 WACC 12.9 या फिर इसके आजू बाजू आएगा तो भी चलेगा। पॉइंट में अगर आपने परफेक्ट पॉइंट रखा होगा तो देख लेना, ठीक है। 12.9। तो इतना ही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट है देन डू कॉन्टेक्ट मी, ओके, डोंट वरी एट ऑल। बट ये काफी सारे जो भी होमवर्क में मैं सम देता हूं, होम असाइनमेंट, वो सब कुछ सॉल्व कर लेना, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, ओके।